students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड टाइप का हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे, जिसमें कि अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हो, अगर सर्किट में संधारित्र लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, सिर्फ कैपेसिटर, या हम कह सकते हैं कि अगर सर्किट हमारा प्योर कैपेसिटिव हो, उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन यदि हमारा सर्किट के अंदर कैपेसिटर या संधारित्र लगा हो। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक कैपेसिटर है, संधारित्र है, जिसको हमने एसी सप्लाई दे रखी है, और हमारी एसी सप्लाई की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसकी इक्वेशन है V = Vm sin ओमेगा t, और सर्किट में से I करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये हमारे सर्किट के बारे में हुआ। आप सर्किट के बारे में कंसिडरेशन आप सेल्फ राइट डाउन कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि हमें वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है V = Vm sin ओमेगा t, ये हमारी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वोल्टेज की, जिसको हम कहते हैं तात्क्षणिक मान। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। अब हमें वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। अगर हमें करंट की इक्वेशन मिल जाए तो हम वोल्टेज और करंट दोनों की इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर फेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पता होना चाहिए हमें। तो अब हम यहां पर करंट की इक्वेशन को फाइंड करेंगे, और करंट की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन पता है, I = होता है dq/dt, है ना। करंट = चार्ज अपॉन टाइम होता है, सो I = dq/dt होता है। अगर हमें यहाँ पर Q की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पर करंट की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटर, चार्ज और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन है जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पर Q = होता है CV, है ना। ये Q = चार्ज होता है, C = कैपेसिटेंस और V = वोल्टेज। चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज तीनों के बीच में हमारा रिलेशन होता है Q = CV। तो यहाँ पर हम Q की जगह CV राइट डाउन करेंगे। इक्वेशन सेकंड में हम यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, I = d/dt, और Q की जगह हम पुट करेंगे CV, तो यहाँ मिल जाएगा CV। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन होगी I = d/dt CV। अब यहाँ पर इक्वेशन हमें जो थर्ड मिली, उस इक्वेशन में हम V की जगह इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हमें जो वैल्यू V की दे रखी है वो हम इक्वेशन थर्ड में V की जगह पुट करेंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में V की जगह, तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी I = d/dt C, और V की जगह हमारा आ जाएगा Vm sin ओमेगा t। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर C और Vm दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो CVm हमारा कॉमन आ गया, और हमारी जो टर्म बची वो बची साइन ओमेगा t और dt यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सो साइन ओमेगा t, सॉरी साइन ओमेगा t, और यहाँ पे ये हो जाएगा d/dt, है ना, d/dt साइन ओमेगा t। CVm कॉमन आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, d/dt क्या है, डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा t का, मीन्स अवकलन होगा, और साइन ओमेगा t का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा t, और जो कांस्टेंट है वो हमारा कॉमन आ जाता है। तो ओमेगा कॉस ओमेगा t हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। देखो CVm का CVm, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा t, और ओमेगा हमारा कॉमन आ गया। ओके, अब देखो हमें जो वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है वो साइन की फॉर्म में दे रखी है, और हमने जो करंट की इक्वेशन फाइंड की वो कॉस की फॉर्म में। तो कॉस को हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा, और ओमेगा C को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वापस इस इक्वेशन को एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमें जो इक्वेशन मिली वो है I = ओमेगा C Vm cos ओमेगा t। अगर प्लस का कॉस ओमेगा t है, अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो प्लस कॉस ओमेगा t = होता है साइन ओमेगा t + π/2। सो कॉस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा t + π/2, और जो ओमेगा c है वो हमारा होता है 1/xc।
ओमेगा सी इक्वल्स टू होता है 1/XC, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये भी हमारा एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे हमने इंडक्टर में देखा था ओमेगा एल इक्वल टू XL, और यहाँ पर है हमारा ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/XC। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओमेगा सी की जगह हमारा आ जाएगा 1/XC, और Vm का Vm एज इट इज़ रह जाएगा हमारा, और cos ओमेगा टी की जगह हमारा आ जाएगा sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ हो जाएगा sin ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो जैसे हमने वहाँ किया था V/R, यहाँ भी हमारा V/R ही हो रहा है, ये है ना, XC भी हमारा एक प्रकार का रेजिस्टिव फोर्स ही है, तो V/R हमारा होता है I/m, क्योंकि यहाँ पर Vm है इसलिए हम यहाँ पर Im लिखेंगे, एंड sin ओमेगा टी प्लस π/2 हमारा एज इट इज़ आ गया। ये हमें फाइनल करंट की इक्वेशन मिल गई है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया था, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे। तो हमने वापस ये वोल्टेज की इक्वेशन को फिर से लिख दिया है। तो करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन हमें ये दे रखी थी और करंट की इक्वेशन हमने इस प्रकार से डिराइव की। तो जैसा कि हमारा इंडक्टर के केस में यहाँ पर माइनस साइन था, और बट यहाँ पर कैपेसिटर के केस में हमारा प्लस साइन है, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो करंट का जो फेस है वो वोल्टेज के फेस से π/2 आगे है, या π/2 प्लस में है, या लीड कर रहा है, हम कह सकते हैं लीड कर रहा है, मीन्स आगे की तरफ है ना। यहाँ पर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट का जो फेस है वो वोल्टेज के फेस से π/2 एंगल आगे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन देखी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसमें हमने देखा कि वोल्टेज और करंट सेम फेस में थे रेजिस्टेंस के केस में। इंडक्टर के केस में हमारा क्या था, करंट जो था वो लैग कर रहा था π/2 एंगल से, या करंट का जो एंगल था वो π/2 एंगल पीछे की तरफ था, और कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो हमारा लीड कर रहा है π/2 एंगल, या करंट का जो फेस है वो π/2 एंगल आगे की तरफ है। ये हमने 3 कंडीशन यहाँ पर देखी। अब हम देख लेते हैं कि इसकी वेवफॉर्म डायग्राम्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इंडक्टर कैपेसिटर के केस में वेवफॉर्म किस प्रकार से होने वाली है। तो जैसे कि हमें वोल्टेज की जो इक्वेशन दे रखी थी उस वेवफॉर्म को हमने कुछ इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट किया है, जो शेडेड लाइन है हमारी, डार्क लाइन है वो। और करंट की जो वेवफॉर्म है वो हमने देखा कि करंट यहाँ पर जो है वो हमारा π/2 फेस से लीड कर रहा है या आगे की तरफ है। तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन हमारे 0 से स्टार्ट हुई है, तो करंट का जो हमने फेस है वो π/2 एंगल को आगे से स्टार्ट किया, मैंने पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट किया है। जब इंडक्टर के केस में हमने लैग कर रहा था तो नेगेटिव से स्टार्ट किया था, यहाँ पर लीड कर रहा है तो हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है और कितना एंगल लीड कर रहा है, π/2। तो देख पा रहे हो आप, देखो π/2 से ये वेवफॉर्म जा रही है ना, π/2 एंगल लीड कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव की तरफ, आगे की तरफ है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वेवफॉर्म बनेगी। अगर हम फेजर डायग्राम में देखें तो अगर हम वोल्टेज को यहाँ कंसिडर कर लें, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कुछ इस प्रकार से कंसिडर कर लें, तो यहाँ पर वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे की तरफ है। कितना एंगल, π/2। तो आप देख पा रहे हो कि जो IM हमने जो वेवफॉर्म बनाई है, IM की जो स्ट्रेट लाइन बनाई है वो बनाई है π/2 एंगल आगे की तरफ बनाई है, मीन्स लीड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम, और ये हमारा वेवफॉर्म का डायग्राम हो गया रिगार्डिंग द कैपेसिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। In our upcoming lecture, we will discuss about the combination of two circuit, that is what the combination of RL, the combination of RC and the combination of LCR circuit. Means अभी हमने देखा इंडिविजुअल RL और C सर्किट का, जिसमें वोल्टेज और करंट का हमने रिलेशन देखा। अब हम सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर साथ में कनेक्ट करेंगे, फिर वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखेंगे। देन हम सर्किट में R और C साथ में कनेक्ट करेंगे। देन हम सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स L, C और R तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।